नगर कक्षा 11वीं की हिंदी आचार्य बोल रही हूँ। आज हम आरोह भाग 1 में पद्यांश में पाठ 3 वे आंखें के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस पद्यांश को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन कहना चाहूंगी कि ये पद्यांश पूरा किसानों पर समर्पित है कि आज भारत देश आजाद हो जाने के बावजूद भी आज किसानों की जो दुर्दशा है वैसे ही दयनीय बनी हुई है। जमींदारों द्वारा किसानों का जो शोषण होना वो आज भी ये दशा बनी हुई है। तो हम ये पहला पद्यांश देखते हैं। अंधकार की गुहा सखी उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि मैं जब भी किसान की आंखों को देखता हूँ तो जैसे लगता है उनकी आंखों में अंधकार रूपी गुफा जैसा लगता है। उनकी आंखों में एक घोर अंधेरा छाया, एक गुफा के समान। जैसे हम किसी गुफा को देखते हैं तो अंधेरा जैसा दिखता है, उसी तरह से लग रहा है कि जैसे कि किसान की आंखों भी जैसे अंधकार रूपी गुहा के समान दिखती है। और मुझे उनकी आंखों को देख के डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, उनकी आंखों में देखने से लगता है, उनकी आंखों को देख के लगता है जैसे उनकी आंखों में एक दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनको देख के ऐसे लग रहा है कि उनके आंखों को देखने से दैन्य दुख का नीरव रोदन मतलब दुख से भरा हुआ उनका आंख दिख रहा है जो हमेशा रोता रहता है। नीरव रोदन मतलब हमेशा उनकी आंख एक दुख से भरी हुई रोती हुई दिखाई देती है। इस तरह से कवि कह रहे हैं। आगे की लाइन हम देखते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कवि कह रहे हैं कि किसानों ने भी एक सपना देखा था कि भारत आजाद होगा और हम भी स्वाभिमान से जिएंगे, अभिमान से जिएंगे, हमारे भी दिन अच्छे होंगे। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। लेकिन क्या देखता हूँ कि आज भी वो संसार भी उसका साथ नहीं दिया। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। जो किसान को भी छोड़कर संसार रूपी जो नदी किसान को भी छोड़ के आज एक किनारे खड़ी हो गई है। यानी आज किसान का भी साथ ये संसार रूपी नदी भी नहीं दे रही, वो एक किनारे खड़ी होगी। कवि कह रहे हैं कि मैं जब भी किसान की आंखों को देखता हूँ तो दुख से भरी हुई दिखती है, उनकी आंखों में गहराई दिखती है और ऐसा लगती है उनकी गहरे भरी जो आंखें जो हमेशा रोती हुई रहती हैं, मतलब दुख से भरी नीरव रोदन करती रहती हैं। और उनके मन में एक सपना था कि मैं भी आजाद जब भारत होगा तो मैं भी स्वाभिमान से जीऊंगा। लेकिन आज क्या है, आज उसकी दशा वैसी है और आज भी ये संसार भी आज उसका साथ नहीं दिया और अकेले किनारे पर खड़ा हो गया। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। इस पद्यांश में कहा जा रहा है कि जमींदार द्वारा किसानों की जो भूमि हड़प लेते हैं उसका वर्णन किया गया है कि किसान की जो स्वयं की जो भूमि थी उसको हड़प लेते हैं। उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है किसान के, कि किसान अपने जब अतीत को याद करता है, जब सोचता है तो उसका वर्णन इस कविता में किया गया। लहराते वह खेत दृगो मतलब आंख, लहराते वह खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। यहाँ पर कवि बता रहा है कि किसान का जो खेत लहराता था, जो अपनी आंखों से जो लहराता हुआ खेत देखता था, आज वही खेत से वह बेदखल हो गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन से। किसान के जीवन की जो हरियाली हंसती थी मतलब फसलों की हरियाली जो त्रिन का जो तिनका था, जो फसल की त्रिन तिनका जो था वो उससे जो हरियाली थी खेत की, उससे जो किसान का जीवन जो खुशहाल था, हंसता था उसका जीवन, आज उसकी आंखों में ही घूमा करता है मतलब दुख। यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो सोच रहा है, यहाँ पर कवि बता रहा है कि किसान की आंखों में जो उसका स्वयं का जो जमीन था वो छीन गया किनके द्वारा, जमींदारों द्वारा। तो अपनी ही जमीन से जब बेदखल होता है, जो वो सोच रहा है कि एक समय ऐसा था कि मेरी ये लहराती हुई जो खेत थे उसके तिनके जो लहराते थे और इसकी वजह से मेरा जीवन खुशहाल था, मैं खुश रहता था। आज इनकी वजह से मेरा जीवन दुख भरा है।
आगे क्या कह रहा है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों में, अब किसान की आंखों में हमेशा उसकी आंखों का तारा मतलब उसका पुत्र, उसका प्यारा पुत्र जो था। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, उसका जो प्यारा पुत्र था। कारकुनों की लाठी से, कारकुनों मतलब यहाँ जमींदार के जो कारकुन थे, जमींदार के जो कारिंदे लोग जो थे, है ना, उनके जो एक बार बोल सकते हैं, नौकर बोल सकते हैं, कारिंदे या कारकुन लोग जो थे, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में ही मारा। इस जमींदारों की वजह से क्या हुआ कि कारकुन, जो जमींदार के कारकुन थे, कारिंदे थे, किसान का जो जवान बेटा जो था, जवान जो बेटा था, उसको इस जमींदार के कारिंदों ने मार डाला। अब हम तीसरा काव्यांश देखते हैं। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो महाजन था, जो साहूकार था, वो अपने ब्याज का पैसा वसूलने के लिए, मूल पैसा और ब्याज के पैसे को वसूलने के लिए जो किसान पर अत्याचार जो करता है, किस तरह से उसका वर्णन किया गया है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महाजन था, जो साहूकार था, वो किसान जो था कर्जे से तो लदा था, पैसा देने की उसकी स्थिति सही नहीं थी, तो उसने क्या किया, साहूकार ने, महाजन ने, कि उसके घर को नीलाम कर दिया, है ना, उसके घर को बेच दिया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती है वह कुरकुही बल्दों की जोड़ी। यहाँ पर बता रहे हैं कि महाजन ने उसके घर द्वार को बेच दिया, साथ ही उसकी आंखों में ये सारा दृश्य देख के, उसकी आंख में चुभता है वो सारा दृश्य देख के कि मेरा घर नीलाम हो गया, बिक गया। और क्या किसान की आंखों में देख के चुभता है कि कुरकुही बल्दों की जोड़ी, जो किसान की जो दो बैलों की जोड़ी थी, बल्दों की जो जोड़ी थी, वो भी क्या हो गई, कुर्क हो गई। कुर्क मतलब नीलाम हो गई, वो भी दोनों जोड़ी क्या हो गई, नीलाम हो गई। ये सारा दृश्य देख के उसकी आंखों में चुभता है। उजरी उसकी सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक उजरी गाय थी जो दूध देती थी, वो सिर्फ किसान के पास जाती थी और किसी के पास गाय दूध नहीं देती थी। आज ऐसा हुआ कि कर्जे के चलते आज उस उजरी गाय को भी उसे बेचना पड़ा। आंखों में नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पर किसान के बारे में कह रहा है कि उसकी आंखों में जो नाचा करती थी सुख के दिन, आज वो आह भरते हुए कहता है कि आज उजड़ गए मेरे वो सुख के दिन, मेरे वो सुख के दिन, वो अच्छे दिन उजड़ गए कि आज ऐसा मेरा दिन आ गया कि मेरा घर नीलाम हो गया और मेरे बैल बिक गए, मेरी गाय बिक गई, और आज में जो मेरे सुख के दिन थे आज वो दुख भरे दिन आ गए हैं। अब हम चौथा काव्यांश देखते हैं। यहाँ पर किसान के पारिवारिक जीवन का वर्णन है। यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं कि किसान के पास कुछ नहीं रह जाता, उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, खत्म हो जाता है, उसका वर्णन किया गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी मतलब उसकी औरत, स्वर्ग चली आंखें आती भर। यहाँ पर किसान बता रहे कि बिना दवा दर्पण के मेरी जो औरत थी वो स्वर्ग चली गई, मर गई, और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दो मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। माँ के खत्म हो जाने के बाद जो घर में जो नन्ही बच्ची थी, किसान की जो बच्ची थी, वो दूध मुही बच्ची जो थी 2 दिन बाद वो भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतो, पतो मतलब बहू। घर में जो एक किसान की जो विधवा बहू थी, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। एक समय में उसको लक्ष्मी कहा जाता था, अब उसे क्या कहने लगे, पति घाती। पति घाती मतलब पति को मार देने वाली कहा जाता था, क्योंकि इसका जब पति खत्म हो गया तो लोग इस तरह से ताना मारते थे कि पति को खा गई, इसलिए पति घातीन कहा गया। एक समय में उसकी बहू को लक्ष्मी कहते थे, आज उसको लोग ताना क्या मारने लगे, पति घातीन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में भरी एक दिन। कोतवाल साहब ने एक दिन क्या हुआ कि किसान की बहू को मंगवाया और वहीं पर उसको शर्मसार कर दिया, वहीं पर उसकी इज्जत लूट ली।
जिसकी वजह से उसकी जो किसान की जो बहू थी, शर्म के मारे समाज के इज्जत के चलते दुखी हुई और उसने कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी और वो मर गई। इस तरह से किसान सोच रहा है कि क्या मुझे मिला, मेरा इस परिवार के चलते पूरा बोलना चाहिए कि मेरी इस जमींदार के शोषण की वजह से मेरा पूरा घर परिवार बिखर गया, उसकी पत्नी खत्म हो गई, बेटा खत्म हो गया, नन्ही बच्ची खत्म हो गई, है ना। आज पतो भी उसकी जो बहू थी वो भी खत्म हो गई। अब हम अंतिम काव्यांश देखते हैं 5। यहाँ पर जो किसान के मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया है कि क्या उसकी दशा थी। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। यहाँ पर किसान के बारे में बताया जा रहा है कि किसान अपनी औरत को उतना महत्व नहीं देता था, अपनी औरत को इतना महत्व नहीं देता था। वो मर भी गई तब भी उसको इतना शौक नहीं था। उसका सोच ये था कि अगर मर गई पत्नी तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़की की सुधकर मतलब याद कर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर किसान के जब अपनी बेटी की मृत्यु का याद आता है, जवान बेटे की मृत्यु का याद आता है, तो उसके कलेजे में सांप लौट जाता है, मतलब अत्यंत व्याकुल हो जाता है। फटती छाती और कलेजा फटने को आ जाता है, मतलब अत्यंत बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। अपनी औरत के मरने का तो उसको दुख नहीं था, लेकिन अपनी जवान बेटे के मरने का दुख इतना ज्यादा था कि उसके कलेजे पे सांप लौट जाता था, छाती फटने को होती थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। जब किसान सोचता है अपने जो पिछला जीवन, मतलब पिछला जिंदगी जो देखता है, जो खुशहाल से भरा हुआ उसका जीवन बिता रहा था, जब वो इन सब यादों को करता है, स्मृति मतलब याद करता है अपनी आंखों में, तो उसकी आंखों में क्या होता है कि एक चमक सी जाग उठती है। जब अपना पिछला जिंदगी वो याद करता है कि क्या सुख के दिन थे मेरे, तो उसकी आंख में एक चमक उठती है। तुरंत शून्य में गर्भ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। जब वो तुरंत सच की जिंदगी में जब आता है, जब वो हकीकत में आता है, जब वो ये सारी जो घटना घट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। फिर तुरंत ही वो शून्य के समान गड़ जाता है, मतलब शून्य के समान आकाश की तरफ देखते हुए शून्य उसकी दृष्टि जाती है, बिना सोचे विचारे तीखी नोक दृश्य बन जाती है, मतलब उसकी आंखें जो है आकाश की तरफ देखते हुए क्या हो जाती है, शून्य के समान हो जाती है आकाश की तरफ। शून्य मतलब आकाश की तरफ देखते हुए एकदम चुप सा, एकदम शांत हो जाता है, उसकी तीखी नोक नजरें देखने लगती है, मौन हो जाता है, दुख से भर जाता है, अत्यंत दुखी होने लगता है। जब वो अपनी जब सच की जिंदगी जब याद करता है तो उसको बहुत दुख होता है, और जब पिछली जिंदगी जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वो उस काल्पनिक से बाहर निकल के सच की जिंदगी में आता है तो बहुत दुखी होता है और एक शून्य के समान वो हो जाता है। तो हमने आज देखा कि आजादी हो जाने के बावजूद भी आज किसान की वही दुर्दशा है, वही जिंदगी है। पल भर में खुशहाली तो पल भर में उनका दुख है। आज भी उस किसान के लिए सोचा नहीं जा रहा है, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कभी भी सोचा नहीं जा रहा। आज भी वो दिन प्रतिदिन एक असहाय के रूप में दिन प्रतिदिन गढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।